हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 को। कल हमने फर्स्ट पार्ट को देख लिया था, आज हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। आज के में हमने पूरे को कंप्लीट कर देंगे 23-24 का जो बजट था। फिर उसके बाद हम 24-25 का पढ़ेंगे, फिर 25-26 का भी हम कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज यहाँ पे हम देखते हैं पहले तो जो श्रीमती सीतारमन ने, जो निर्मला सीतारमन थी, ने कहा कि यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले बजट में डाली गई मजबूत नींव और भारत के जो 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जिसमें एक समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना की गई है, के लिए तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के सहारे भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां आर्थिक विकास के पल सभी क्षेत्रों एवं समस्त नागरिकों, विशेषकर हमारे जो युवाएं हैं, महिलाएं, किसानों, ओबीसी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। इनका ब्लू प्रिंट है कि सारे भारत में ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां आर्थिक विकास का है सभी वर्गों तक पहुंच जाएगा। तरह तरह के संकटों के बीच मजबूती हासिल की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि अनगिनत उपलब्धियों जैसे कि अनूठी विश्वसनीय सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना यथा आधार, कोविन, यूपीआई, अभूतपूर्व पैमाने एवं गति से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाए जाने, अग्रणी क्षेत्रों में अति सक्रिय भूमिका निभाए जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल कर लेने, मिशन लाइफ राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बदौलत ही भारत की वैश्विक साख निरंतर दमदार होती यानी मजबूत होती जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, जिसके लिए सरकार ने 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने का विशेष योजना 28 मई तक चलाई। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए सरकार 1 जनवरी 2023 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजी के एवाई की तरह सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की योजना चला रही है, जो अगले 1 साल तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा ही कुल मिलाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का समचा खर्च वहन किया जाएगा। इसमें आता हमारा G20 की अध्यक्षता भी हमें मिली थी। चुनौतियों के बीच वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने इस सूत्र पर ध्यान दिया कि वैश्विक चुनौतियों के मौजूदा समय में G20 की अध्यक्षता ने भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ साथ सतत आर्थिक विकास को संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी जन केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक की उपलब्धियां किसी के को भी पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है। सीतारमन ने कहा कि वर्ष 2014 से निरंतर जारी सरकारी प्रयासों के तहत सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर और सम्मानित जीवन सुनिश्चित किया गया है और इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार काफी विशाल हो गया है और यह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से काफी आगे निकलकर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके अलावा देश की जो अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण काफी बढ़ गया है, जैसे कि ईपीएफओ की बढ़ती सदस्यता से स्पष्ट होता है कि जो की दुगुनी से भी अधिक होकर 27 करोड़ रुपए हो गई है। और इसी तरह वर्ष 2022 में पीआई के जरिए 126 लाख करोड़ रुपए के कुल 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। अध्यापकों का प्रशिक्षण। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान पाठचर्या सन्व्यवहार सतत पेशेवर विकास लिपिस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का पुनः परीक्षण परिकल्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। आपके सामने कुछ चित्र यहाँ पे है और कौशल तक पहुंच के लिए इन्होंने क्या क्या किए। शिक्षा के में वित्त वर्ष 23 की जीडीपी का 9% इन्होंने लगाया, 2.9%। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए
अध्यापकों का पुनः परीक्षण की परिकल्पना किया गया। इन्हीं को हम यहाँ पे डिटेल से वहाँ पे दे रहे हैं। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या किया। ये भी बताया कि बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण पुस्तकें विभिन्न माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महामारी के समय की अधिकतम क्षति को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास और अन्य स्रोतों को इन सतत पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में 78 विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनः पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मोदी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन भी किया। पीएम आवास योजना। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान एवं डिजिटल पुरालेख संग्रहण में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। प्राथमिकता, अवसंरचना और निवेश। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है और पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक होगा। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। वित्त निर्मला सीतारमन ने कहा कि वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का जो वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शेष वित्त पोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। आयकर में कुछ छूट जो किया गया था उनको यहाँ पे है डिटेल से चार्ट के माध्यम से। प्रस्ताव है यहाँ पे, इसमें हरित गतिशीलता आया था, जीएसटी भुगतान के लिए गए कंप्रेस्ड बायोगैस पर उत्पाद शुल्क से छूट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन के कुछ चेक पुर्जों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत होती है। टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क घटाकर 9% सब कर दिया गया है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में भी है। इसमें किचन चिमनी पर बेसिन सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% किया गया। चिमनी हीट कॉयल का आयात शुल्क 20% से घटाकर 15 किया गया। इसका रसायन है पेट्रोल है। रसायन अब पेट्रोल पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट होता है। एक एसिड ग्रेड फ्लोर स्पार्क पर बेसिक सीमा शुल्क 5% से घटाकर 2% कर देता है।
विशेष संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर देय टैक्स पर टैक्स लगाने से बचने के लिए इसमें शामिल जीएसटी की अदायगी वाली संपीड़ित बायोगैस को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया। सीमा शुल्क से छूट अब इलेक्ट्रिक वाहनों में उपलब्ध होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर भी दी गई। मोबाइल फोन के निर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और अधिक बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ विशेष कलपुर्जों एवं कच्चे माल जैसे कि कैमरा लेंस के आयात पर सीमा शुल्क में राहत देने की घोषणा की। बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल पर रियायती शुल्क अभी 1 और साल तक जारी रहेगा। टीवी पैनलों के ओपन सेल के कलपुर्जों पर मूल्य सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% कर दिया गया। जो हमने चार्ट के माध्यम से बताया था वही सब इसमें डिटेल से लिखा गया। बजट में मूल सीमा शुल्क में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया गया ताकि मूल ढांचे में इन्वर्जन को दुरुस्त किया जा सके और इसके साथ इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। विनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का मूल सीमा शुल्क से छोड़ दी गई। एसिड ग्रेड फ्लोर स्पार और क्रूड ग्लिसरीन पर भी मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया। चारे के घरेलू निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख कच्चे माल पर देय शुल्क घटाया जा रहा है। लैब ग्रोन डायमंड के निर्माण में उपयोग की जाने वाली शीट पर मूल सीमा शुल्क को घटा दिया गया। सिल्वर डोर इसकी छड़ों एवं इससे बनी वस्तुओं पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया ताकि इसे सोने एवं प्लेटिनम पर देय शुल्क के अनुरूप किया जा सके। कंपाउंडेड रबर पर मूल सीमा शुल्क की दर बढ़ा दी गई। विशिष्ट सिगरेट पर देय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क को लगभग 16% बढ़ा दिया गया। एपीक्लोरोहाइड्रिन के उत्पादन में उपयोग होने वाले क्रूड ग्लिसरीन पर देय मूल्य सीमा शुल्क को 7.5% तक घटाकर 2.5% प्रस्ताव किया गया। टैक्स में किए गए परिवर्तनों का असर क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में बदलाव की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपए के राजस्व को छोड़ना होगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अतः इन प्रस्तावों की वजह से कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपए का राजस्व हर साल छोड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने सेकेंड पार्ट में हमने देख लिया किस प्रकार से हमने 23-24 का जो केंद्रीय बजट था उसको हमने 2 पार्टों में आज कंप्लीट कर लिया। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।